Welcome to physics class. Today we are going to discuss some important numericals related to the third chapter of the class 12 physics, current electricity. Okay, and we have already taught each and everything related to the थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. आज इस पर बेस हम कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. सो आई होप यू हैव द ऑल द कॉपीज एंड पेन्स विथ यू. ओके, आप कॉपी पेन साथ में रखे होंगे. तो चलिए थर्ड चैप्टर एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, पूरा अच्छे से समझ लेते हैं. ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा. इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी जुड़े हुए बहुत सारे फार्मूले, पूरा लॉजिकल चैप्टर है, ठीक है ना. जो थर्ड चैप्टर हमारा है ये पूरी तरीके से लॉजिकल चैप्टर है. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं. इस चैप्टर में हमने पढ़ा पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में. सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा व्हेन द चार्ज मूव, ठीक है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट जो दो चैप्टर थे उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था कि अगर चार्ज रुका हुआ रहेगा तो वो क्या करेगा. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, कैपेसिटर के अंदर वो स्टोर हो जाएगा. ऐसा कुछ हमने पिछले दो चैप्टर में पढ़ा था. इस चैप्टर में हमने, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस किया. अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा. अगर चार्ज मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट बनाता है. इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला तो हमारे पास पहले से भी था, I = Q/T है. और फिर इस चैप्टर में हमने इसके और भी कुछ फार्मूले पढ़े और हमने I का एक नया फार्मूला इसमें देखा, I = NEA और साथ में VD. N है चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. किसी भी मटेरियल का अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम उसका काट लें, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, कोई एक यूनिट उसका अगर हम काट लें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक यूनिट वॉल्यूम में, वो N है. P है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, जिसको आप जानते हो 1.6 × -19. एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है वो ये है. और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते हैं, चिक-चैक, ठीक है ना. तो इनका कोई अगर एवरेज इफेक्ट, नेट एवरेज इफेक्ट की हम बात करें तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर हम किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो चार्ज जिग-जैग मोशन करते हुए भी एक तरफ शिफ्ट होने लगेगा. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने लगता है. अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये जस्ट अपोजिट शिफ्ट होने लगता है. मतलब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट होने लगता है. शिफ्ट होने का मतलब समझिएगा, डायरेक्ट नहीं मूव करता, वो ड्रैग करता है, घिसकता है, धीरे धीरे अपना कोलिजन करता रहता है और धीरे धीरे घिसकता रहता है. इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अगर मैं फार्मूले की बात करूं, मतलब मैं VD की बात कर रहा हूं, तो ये बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो. मैंने इसका आपको ट्रिक दिया था, ठीक है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर दिमाग में रखना है तो काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन को दिमाग में लाइए, B = U + AT. इसे आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं. तो B = U, U तो जीरो हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी हम टोटल एवरेज इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो मान लेते हैं. V = U + AT. तो A की जगह पर हो गया एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इक्वल होता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स इक्वल हो जाएगा QE अपॉन मास इनटू टाउ. अगर बाद में इलेक्ट्रॉन की करूं तो Q की जगह पर आ जाएगा E M अपॉन टाउ, क्योंकि ये चार्ज है. और अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना. नेगेटिव साइन भी आप यहाँ पर लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है. फिलहाल VD का ये फार्मूला हुआ हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है ना. चलिए, और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ओम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है ना. VD के बाद ओम्स लॉ के बारे में भी हमने पढ़ा. ओम्स लॉ क्या है भाई. ओम्स लॉ में ये बताता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, देन V इक्वल बोर्ड शाइन कर रहे हैं. R is the constant. R is constant with respect to V and I. सर हाँ, yes, सर बोर्ड शाइन कर रहा है. बोर्ड साइन कर रहा है. यस. चल, वेरी गुड. फिर से देखते हैं. तो ओम लॉ में V = RI. इस बात से वेरी क्लियर हम जानते थे कि जो ये R है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. सो R V और I पर तो डिपेंड ही नहीं करता. मतलब when you will change potential then current will be changed, when you change the current then potential will be changed, otherwise R does not depend upon V and I.
तो आर डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो अगर हम आर की बात करें तो आर का फार्मूला होता है रो एल बाई ए। इसका भी डेरिवेशन हमने किया था, जहां पर एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और जहां पर ये रो है ये रेजिस्टिविटी है। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और रो के फार्मूले की बात करें तो ये होता था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रो रेजिस्टिविटी, ठीक है ना? ये हमारा रेजिस्टिविटी है। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, ये कहलाता है कंडक्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है और 1/रो ये कंडक्टिविटी है, ठीक है ना? यूनिट की बात करें तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो कंडक्टिविटी की यूनिट होगी, ठीक है? वैसे ही रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो भी इसी के साथ समझ लेते हैं। 1/r अगर हम करें तो आता है जी, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, ठीक है ना? क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल ये है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ये तो बात होगी कंडक्टिविटी की। अब बात अगर हम रेजिस्टेंस की करें तो जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है ये हमने दो प्रकार से देखा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर नेट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, 1/r इन पैरेलल ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। ये तो हम 10th में भी पढ़े थे और इसको हम जानते भी हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया कॉम्बिनेशन सीरीज का और पैरेलल का। ये बात हो गई रेजिस्टेंस की, ठीक है ना? अब इस रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आ गया हमारे हाथ में, क्या? किरचॉफ्स लॉ। जहां पर सीरीज और पैरेलल का हमें पता न चले या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और हम ये देखें कि सिस्टम में एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई है, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो जब कभी भी सिस्टम बिल्कुल फंसा दे, यानी कि सर्किट की बात कर रहा हूं, अगर सर्किट आपको बिल्कुल फंसा दे, न समझ में आए कि अभी क्या करना है, तो यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ आपका काम करता है ना बेटा? किरचॉफ्स लॉ आपका काम करेगा। किरचॉफ्स लॉ से पहले भी हम देखें कि रेजिस्टेंस का एक बड़ा स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है। अगर चार रेजिस्टेंस इस प्रकार से बैलेंस हो जाए कि 1 2 3 और 4, ये चार रेजिस्टेंस अगर इस डायमंड शेप की तरह इस तरीके से बैलेंस हो, एक रेजिस्टेंस आपका R, ठीक है ना, ये P ऐसे करूंगा, P Q R एंड S, ये 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से बैलेंस हो कि इसको हमने यहां से कनेक्ट किया बैटरी से। और यदि हम ये देख लें कि इन दोनों का ये जो P और Q का रेशियो है, यानी कि P/Q और R और S का रेशियो, अगर ये रेशियो दोनों इक्वल हो जाए तो जो ये दो पॉइंट है N और NS, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये हम किरचॉफ्स लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर अगर हम कोई सेंसिटिव डिवाइस रखें जैसे गैल्वेनोमीटर, तो वो हमें ये बताएगा कि अगर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है IG, अगर वो 0 हो जाए, इन दोनों के इन चारों के बिल्कुल बीच से जो पास हो रहा है, इसमें अगर करंट IG अगर ये 0 हो जाए तो ये कंडीशन हो जाएगा P/Q = R/S। या इसका उल्टा हम ये सोच सकते हैं कि अगर किसी सर्किट में इस प्रकार से चार रेजिस्टेंस जुड़े हो और इनका रेशियो मतलब P/Q = R/S, आप R को नीचे ला सकते हो, Q को यहाँ भी कर सकते हो, तो हो जाएगा P/R = Q/S। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो उस वक्त इनके बीच में जो सर्किट रहेगी, वायर रहेगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब इन दोनों स्थान में N और LS का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है और प्रैक्टिकल भी आपको करना है। और आपका पहला प्रैक्टिकल इसी वेट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड ही है, जिसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं। इसी मीटर ब्रिज पर हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है? मीटर ब्रिज पहले आपके सिलेबस में था, वो तो लेकिन नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका प्रिंसिपल मतलब वेट स्टोन ब्रिज तो है, लेकिन इस पर बेस्ड मीटर ब्रिज पर प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है। पहले मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में था, थ्योरेटिकल सिलेबस में भी था, लेकिन अभी नहीं है। केवल आपके सिलेबस में वेट स्टोन ब्रिज का मतलब उसका प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है और मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल हम करेंगे, ठीक है ना? आप प्रैक्टिकल में भी ये देख सकते हो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये मीटर ब्रिज है, दिख रहा है ना?
बिल्कुल उसी तरीके से मीटर ब्रिज आप गौर से देखें यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका P क्या आप देख पा रहे हो, ये रेजिस्टेंस P एक अननोन रेजिस्टेंस जिसको आप Q बोलोगे, ठीक है। यहाँ बीच से होता हुआ गैल्वेनोमीटर जा रहा है जैसा कि सर्किट में दिखाया गया था। ये जहां पर बैलेंस हो जाएगा उसके इधर के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो Q और इधर का रेजिस्टेंस होगा वो R हो जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दिया तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो जाएगा और हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं जो ये वायर है, ठीक है ना। इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मीटर ब्रिज है, इसका प्रैक्टिकल भी आपको करना है, हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल के बारे में। चलिए, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ही कॉन्सेप्ट पर है, यानी कि इसी के देखो पी क्यू आर है और इस वायर में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा था। अगर ये करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दिखा देगा यानी कि पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी किरचॉफ लॉ पर ही बेस्ड था। लेकिन अब बात करते हैं कि किरचॉफ लॉ है क्या। किरचॉफ लॉ, मजेदार बात ये कि ये थर्मोडायनेमिक्स में भी किरचॉफ लॉ था। क्लास 11th में, क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स में भी किरचॉफ लॉ है। इमिशन पर, रेडिएशन का जो इमिशन होता है उसमें हर कलर का रेडिएशन होता है और एक स्पेशल कलर का रेडिएशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसी पर बेस्ड था हमारा किरचॉफ लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें किरचॉफ लॉ क्या होता है, वो दो स्टेप में बटा हुआ है। किरचॉफ लॉ पहला लॉ, किरचॉफ लॉ जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, जिसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, ठीक है, या करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला लॉ आपका जंक्शन लॉ या करंट लॉ है। ये लॉ क्या बताता है, पहली बात कि ये लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ठीक है ना। किसी सर्किट में टोटल चार्जों की संख्या जो फ्लो करती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है। इसमें ये बताता है कि किसी जंक्शन पर टोटल करंट अगर हम बताएं, ठीक है ना, टोटल समेशन ऑफ द करंट आई, ठीक है ना, ये आपका जीरो होगा। आई 1 से स्टार्ट होकर के आई एंड तक जाएगा, लेकिन टोटल आई का जो सम होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि किसी पॉइंट पर अगर I1 करंट जा रहा है, यहाँ पर I2 करंट जा रहा है, और अगर यहाँ से जो करंट निकलेगा तो वो जो करंट निकलेगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। I1 और I2 के सम के बराबर होगा। यही है आपका जंक्शन लॉ, ठीक है ना, यानी कि करंट लॉ कि इस पर आने वाले किसी भी पॉइंट पर टोटल इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पर नेट करंट जीरो होगा। अगर इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को आप नेगेटिव मानोगे तो नेट करंट यहाँ पर जीरो होगा। यही आपका फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, ठीक है ना, जिसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ जो हम बात करें ये है लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी सर्किट में, किसी लूप में, जैसे लूप का मतलब कि किसी पॉइंट से एक वायर में बहुत सारे डिवाइस हम जोड़ सकते हैं। इसमें ढेर सारे रजिस्टेंस, एमीटर, स्विच, ठीक है ना, और इसके साथ बैटरी, बहुत सारे बैटरी भी हम जोड़ सकते हैं। तो इस पूरे सर्किट में बहुत सारे डिवाइसेस इसमें जोड़ा हुआ है मैंने। इसमें कहता है ये लॉ कि जितना भी एनर्जी यहाँ से चलेगी पोटेंशियल, ओवरऑल तो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप होकर के यहाँ पर जीरो पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। मतलब पूरी सर्किट के टोटल पोटेंशियल को अगर हम सम कर दें तो वो जीरो के बराबर होगा, यानी कि नेट पोटेंशियल ए टू सेम, ठीक है ना। नेट पोटेंशियल ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू जीरो, जहां पे बी इक्वल टू 1 से लेकर के बी इक्वल टू n तक है, नेट पोटेंशियल जीरो होगा। ये है आपका लूप लॉ, ठीक है ना। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम अपने इच्छा से एक एक लूप पकड़ते हैं और पूरे लूप में राउंड करते हैं, और राउंड करके हम टोटल पोटेंशियल को सम करते हैं और उस सम को जीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक है। जिससे हमें बहुत सारे, जितने लूप आप लेंगे उतने सारे इक्वेशंस बनेंगे। कितने इक्वेशंस आपको बनाने हैं, जितने वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो, ठीक है ना, जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो इतने आप लूप लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। और इसी किरचॉफ लॉ की मदद से ही आप ये डेरिवेशन करते हो, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ये मैंने पहले किया भी था, ठीक है ना, बताया भी था। फिलहाल आप ये समझ लेते हैं, पहले हम फर्स्ट लॉ यानी कि जंक्शन लॉ लगाएंगे, उसके बाद ही लूप लॉ लग सकता है, अन्यथा लूप लॉ नहीं लगेगा। पहले जंक्शन लॉ से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, करंट फैलाते हैं सर्किट में। जितना करंट यहाँ से चलेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से आई करंट चला तो इसमें आई करंट वापस आना भी चाहिए। आप बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, फैला दो, जैसे मर्जी फैलाओ, इस नियम से फैलेगा, ठीक है। जितना करंट एक पॉइंट पर जाएगा वहां से उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट से आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं।
और जितना करंट इसमें से चला रहता है उतना करंट वापस आना भी चाहिए, क्योंकि करंट कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। करंट का मतलब क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कंजर्व है तो करंट भी कंजर्व होगा, जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना करंट यहाँ पर आना भी चाहिए, ठीक है ना। करंट कंजर्व होता है, तो ड्रॉप किसका होता है, यूज किसका होता है, पोटेंशियल का। यहाँ से जितना पोटेंशियल निकले आएगा जीरो, लेकिन यहाँ से जितना भी करंट निकले वो पूरा करंट यहाँ पर आएगा। इसका मतलब सर्किट में करंट पूरी तरीके से कंजर्व रहता है, लेकिन पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अब पोटेंशियल का ड्रॉप किसके थ्रू होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू। क्या मैं अपनी बात पूरी तरीके से समझा पा रहा हूं बेटा? प्लीज रिस्पॉन्स मी। यस ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। ये सारी चीजें चूंकि मैं बताया था तो इसलिए मैं इसका ओवरव्यू प्रयोग कर रहा हूँ। अब इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स होते तो बड़े आसान है, लेकिन थोड़े से लेंथी होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर भी अभी आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी टॉपिक और है आपकी, सेल, बैटरी जिसको आप कहते हैं। तो सेल के बारे में अगर आप देखें तो सेल क्या है भाई, इट इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये सोर्स होता है सेल, ठीक है। तो वाकई में सेल के अंदर, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जनरेट होता है सेल के अंदर, और उसके इफेक्ट को हम जब बाहर देखते हैं तो हमें पोटेंशियल दिखाई देता है, ठीक है ना। यही सेल है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सेल के अंदर कैथोड और एनोड टाइप के दो रॉड हम यूज करते हैं, इसमें जैसे जिंक हुआ या फिर कैल्शियम की रॉड हुई, ठीक है ना, कॉपर की रॉड हुई, जिंक ले लेते हैं और इसमें हम इलेक्ट्रोड्स के रूप में और इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में H2SO4 वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत प्रकार के हम बैटरी अपने लैब में भी बना सकते हैं, जिसको हम लेक्लांसी सेल, ठीक है ना, करके बनाते हैं। उसमें हम, आप कभी आइएगा तो मैं आपको इसको बना करके भी दिखाऊंगा लैब में, ठीक है। अगर एक पहले आपके सिलेबस में एक प्रैक्टिकल हुआ करता था, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आगे, जब बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियोमीटर का था, उसमें दो अननोन ईएमएफ को यानी बैटरी को कंपेयर करना होता था। दो बैटरी होती थी, उनका ईएमएफ अलग अलग होता था, अननोन होता था, क्योंकि उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा हम खुद बनाते थे, बैटरी को खुद ही बनाते थे। उसमें कुछ नहीं खास करते थे, उसमें एक डाइल्यूट वाटर में हम उसमें NH3 वगैरह इंस्टॉल करके और एक कॉपर, कैल्शियम, जिंक और कॉपर की रॉड का यूज करके एक सेल बना देते थे। अब उसका ईएमएफ पता करना होता था हमें, तो वो हम पोटेंशियोमीटर से यूज करते थे। लेकिन अब सिलेबस में आपके पोटेंशियोमीटर नहीं है, लेकिन सेल है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ईएमएफ किसी बैटरी का टोटल पावर, टोटल एनर्जी, किसी बैटरी में टोटल एनर्जी, जबकि एक पॉइंट भी उसकी एनर्जी अगर बाहर ड्रॉप ना हो तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल पावर होती है, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। हम ये कह दें कि बिल्कुल भी करंट ड्रॉन ना हो किसी सेल से बिल्कुल भी करंट का ड्रॉन हो, बिल्कुल करंट न निकले, और उस वक्त उसका जो पोटेंशियल होगा वो उसके ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है। तो बैटरी की जो इंटरनल टोटल पावर होती है, ताकत होती है, पोटेंशियल होती है, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। और जो हम बाहर देखते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं और मेजर करते हैं, वो हम उसका पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं। ये अंतर है ईएमएफ में और पोटेंशियल में, ठीक है। अब अगर किसी बैटरी का ईएमएफ ई है, तो किसी भी बैटरी में, ध्यान से समझिएगा, उसका ईएमएफ ई, ये है हमारे पास एक बैटरी, तो इसका ईएमएफ अगर ई है तो हर बैटरी में उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये ओवरऑल पूरी बैटरी का कॉन्सेप्ट है। बैटरी पूरा इन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो ईएमएफ और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों मिला करके बैटरी बनती है। आमतौर पर हम बार बार अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं, फिर बैटरी दिखाते हैं, लेकिन बैटरी में उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है ना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो भाई जो आप दो इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, ठीक है, उन इलेक्ट्रोड से जब चार्ज डिवाइड होकर के, मतलब कि केटायन और एनायन जब टूटते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बढ़ते हैं, तो आपस में कोलाइड करते हुए चलते हैं और उससे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको आप खत्म नहीं कर सकते, ये बैटरी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब आयंस मूव करेंगे तो एक दूसरे को कोलाइड करते हुए चलेंगे। और एक बात, कोलिजन आप कैसे तोड़ सकते हो, कोलिजन तो खत्म आप कर ही नहीं सकते हो। इसलिए रेजिस्टेंस, ऐसा आज तक सर्किट या डिवाइस ही नहीं बना जिसमें रेजिस्टेंस न हो। रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोलिजन तय है, कोलिजन होना ही है, और अगर कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये हमारी एक बैटरी है। अब अगर इस बैटरी को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम जोड़ते हैं, तो ये रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा, ये रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये बैटरी के अंदर का है, ये रेजिस्टेंस हमें दिखेगा। इसको अगर हमने सर्किट से ऐसे जोड़ दिया,
हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना चाहा लगा लो, चलो बैटरी को जोड़ दिया, इसमें एक एमीटर भी जोड़ देते हैं और इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज यूज किया यानी ड्रॉप किया उसको नापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है किसी भी रेजिस्टेंस के, एमीटर सीरीज में हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर बनता कैसे और एमीटर बनता कैसे ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों बनते हैं गैल्वेनोमीटर से, जैसा अभी गैल्वेनोमीटर मैंने आपको दिखाया था उसी गैल्वेनोमीटर से बनते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी का ईएमएफ ई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल ईएमएफ इसका यूज हो रहा है दो हिस्सों में। इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आई और ब्रैकेट में दो रजिस्टेंस हमें मिलेंगे, एक ये और एक ये, यानी आर प्लस आर। इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ई इक्वल टू हो जाएगा आर आई प्लस स्मॉल आर इंटू आई। ये आर आई क्या जो वोल्ट मीटर से हमें दिखेगा पोटेंशियल का ड्रॉप, वही आर आई है। तो ये हो जाएगा आपका ईएमएफ इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। तो ये बैटरी का फार्मूला है, सेल का फार्मूला है। हम इसका यूज हम तब करेंगे, ठीक है, जब किसी बैटरी का इंटरनल ईएमएफ दिया हो, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो और आपको पोटेंशियल पूछ ले, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछ ले या करंट पूछ ले, इन सारे केस में हम इसका यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। लेकिन जब बैटरी चार्ज आप करते हैं, ठीक है ना, बैटरी सेल दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल होती है, ठीक है ना, उसको हम रिचार्ज दोबारा नहीं कर सकते, और जो सेकेंडरी सेल होती है वो रिचार्जेबल होती है, उसको हम दोबारा रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं ये फार्मूला थोड़ा सी चेंज हो जाएगा। उस वक्त जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है इससे इसको बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो हम ईएमएफ से जब ये बड़ा होगा तभी तो हम बैटरी को चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ईएमएफ है ये बैटरी की ताकत है। तो अगर बैटरी की ताकत ज्यादा होगा तो हमें एनर्जी देगा बाहर बल्ब वगैरह जलाने के लिए। लेकिन जब हमें बैटरी को चार्ज करना है, जो हम उसमें पोटेंशियल लगाएंगे अपने स्विच से एडाप्टर के द्वारा, उसका पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए इसके ईएमएफ से, तभी हम इसको चार्ज कर पाएंगे। तो उस वक्त इसका फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक है। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे, और ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब बैटरी को हम डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है ना। ये दो फार्मूले हो गए बैटरी के लिए। सेल की बात करें तो बैटरी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी इसी की तरह, रेजिस्टेंस की तरह या कैपेसिटर्स की तरह, वो भी इसी प्रकार से दो प्रकार से होता है, सीरीज में या फिर पैरेलल, ठीक है ना। हम बैटरी को सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर पैरेलल भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में अगर मैं बताऊं तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इक्विवेलेंट बैटरी के लिए, मतलब सेम टाइप की बैटरी हो तब। अगर सेम टाइप की बैटरी नहीं है तो डेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो वो तो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन में अगर बैटरी को आप सीरीज में जोड़िए, ठीक है ना, तो इसको समझना बड़ा ही आसान है। बैटरी वास्तव में होती क्या है, बैटरी एक प्रकार की पंप है, जैसे कि पंप का समझते हो, जो पुश करे, जैसे वाटर पंप होता है, वाटर पंप, एयर पंप, ये सब क्या करते हैं, ये पुश करते हैं। वाटर पंप पानी को पुश करता है लो लेवल से हाई लेवल पर ऊपर चढ़ाने के लिए। तो वैसे ही बैटरी भी एक प्रकार का पंप है जो कि पुश करता है चार्ज को, ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में शिफ्ट करने के लिए ये पुश करता है चार्ज को, कि ये मूव कराता है। अब अगर किसी सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी में लगा दूं, ऐसे ऐसे हम अगर इसमें n बैटरी लगा दें, ठीक है, तो और हर बैटरी के अंदर होती क्या है, इसकी ईएमएफ, सारे बैटरी एक जैसे है, इसकी ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, हर बैटरी का वही हाल है, ठीक है ना। सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और सबका ईएमएफ ई है। अगर इसको हमने इसे सीरीज में जोड़ दिया और बाहर की तरफ एक बड़ा सा रेजिस्टेंस, बड़ा का मतलब कि नो रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये लगा दिया, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। सीरीज में हमने बहुत सारी बैटरियां लगा रखी है, ठीक है ना। तो केवल ढेर सारी बैटरियां लगाने से ही हमें करंट गेन मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखते होंगे कि जब आपके घर में जो बैटरी रखी होगी वो बहुत भारी होती है ना, जो बैटरी रखी होती है वो बहुत भारी होती है, जल्दी उठती नहीं है। आप अकेले तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्राई करके कभी उसको उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे आप। तो वो इतनी भारी क्यों होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लेट लगे होते हैं, बहुत सारे प्लेट सीरीज में और बहुत सारे प्लेट पैरेलल लगे होते हैं। तो सीरीज में लगने का क्या मतलब है और पैरेलल उसको रखने का क्या मतलब है, वो मैं बताने जा रहा हूँ।
हम अगर सीरीज में रखते हैं सेल को, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर एक सेल का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। ईएमएफ और वोल्ट दोनों एक ही चीज है। ईएमएफ क्या है, उसकी पूरी ताकत, और वोल्ट क्या है, पोटेंशियल जो हमें दिखती है, वो उसका पोटेंशियल है। इस पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो ईएमएफ हम तब मेजरमेंट कर सकते हैं जब बैटरी से कोई करंट का ड्रॉन न हो, और उसकी टोटल ताकत अगर हम मेजर कर सके किसी तरीके से, तो पोटेंशियोमीटर से पहले करते थे, ये हमारे सिलेबस में था और प्रैक्टिकल भी करते थे, तो उस वक्त हम ईएमएफ निकालते हैं। लेकिन जो हमें वोल्ट मीटर से जो हम मेजरमेंट करते हैं वो ईएमएफ नहीं होता, वो पोटेंशियल होता है, ठीक है। और बैटरी की जो इंटरनल टोटल ताकत होती है वो ईएमएफ होता है, लेकिन दोनों पोटेंशियल है, इसलिए दोनों का यूनिट वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे बहुत सारे ईएमएफ लगा रखे हमने, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो ये सारे जो कि एक ही डायरेक्शन में लगे, तो नेट ईएमएफ अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा एन ई। अच्छा एक बात और, अगर इसमें से मैं किसी को ऐसे उल्टा लगा देता, मतलब निगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में, तो वो निगेटिव हो जाता, मतलब उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। यहाँ पर हमने सारे ईएमएफ को ऐड किया है, अगर एक को मैं ऐसे उल्टा लगा दूंगा तो उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कॉमन सी बात थी, ठीक है ना। तो नेट ईएमएफ इसमें ई होगा। और नेट रेजिस्टेंस की बात करें अगर, तो क्या होगा, देखो इसमें सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, एन रेजिस्टेंस सीरीज में, और एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वो पैरेलल है प्लस आर। तो इस तरीके से किसी सर्किट में अगर एक से ज्यादा बैटरी लगी हो तो उसमें आपको केवल ईएमएफ नहीं निकालना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में दूं, अगर केवल रेजिस्टेंस का आपको नेट निकालना होता था तो केवल आप रेजिस्टेंस को ऐड करते थे सीरीज या पैरेलल के लिए, लेकिन अगर बैटरी अगर जुड़ी हो तो आपको नेट ईएमएफ को निकालना ही है, वो तो निकल ही जाएगा सीरीज के लिए, लेकिन आपको नेट रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा अलग से, दोनों निकालना पड़ेगा, तब उसका इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा, तब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात, ठीक है। दोनों को निकालना पड़ेगा, नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप अगर चाहो तो अब आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। करंट की वैल्यू क्या होगी भाई, करंट की वैल्यू बताएंगे ई नेट अपॉन आर नेट, यानी कि एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये होगा फार्मूला। तब करंट का फार्मूला है जब बहुत सारी बैटरियां, यानी बहुत सारी बैटरियों की जो प्लेट है वो सीरीज में जुड़े रहेंगे, तब ये होगा, ठीक है ना। अब बात यह आती है, पैरेलल वाला भी मैंने आपको बताया था, पैरेलल में बहुत सारे बैटरियां पैरेलल लगती है, इसका यूज हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर, इन दोनों को पहले हम चेक करते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है ना। अब सुनो जरा, यहाँ पर यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो, बहुत छोटा, तो ये टर्म्स हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा एन ई बाई आर, एन ई बाई आर, यानी कि ईएमएफ एन टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो, और आपको करंट की वैल्यू बढ़ानी हो, करंट की वैल्यू बढ़ानी हो, मतलब आपको 10 एम्पियर चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जो है ये बैटरी, एक बैटरी, इसका जो करंट है वो केवल 1 एम्पियर है, लेकिन आपको 10 एम्पियर की बैटरी बनानी है, तब आप क्या करेंगे, आपको 10 एम्पियर की बैटरी बनानी है और 12 वोल्ट की बनानी है। फॉर एग्जांपल आपको बनाना क्या है, एक बैटरी बनानी है 10 एम्पियर की और 12 वोल्ट की, तो आप कैसे बनाएंगे मैं वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो 10 एम्पियर की बनानी है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास छोटे छोटे प्लेट है उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, वो छोटा है या बड़ा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है और हमें और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, एक रेजिस्टेंस में कितना है भाई 1.5 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो अगर आपको 10 एम्पियर बनाना है और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है तो 10 रेजिस्टेंस यानी कि 10 बैटरी आप ऐसे पहले आप सीरीज में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10 एम्पियर। बोलो बेटा, ये 10 एम्पियर हो जाएगा पहली बार, ठीक है। तो करंट तो आपने बना लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब आपको बनाना कितना है, 12 वोल्ट भी, 12 वोल्ट भी बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 12 वोल्ट कैसे बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पर अगर 10 रेजिस्टेंस आपने सीरीज में जोड़ दिया या फिर 10 बैटरी सीरीज में जोड़ दी, तो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल भी n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा कितना 1.5 into 10 यानी कि 15, ठीक है ना, 15 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको केवल 12 वोल्ट चाहिए, तो आप इसमें आप पैरेलल भी बैटरी कुछ लगा सकते हो,
कुछ बैटरी पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या फार्मूला होगा वो भी मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से अगर बहुत सारी बैटरियां पैरेलल हो और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R है, इसका में इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, याद रखिएगा। तो नेट ईएमएफ कितना होगा? तो ईएमएफ तो बेटा E ही होगा, नेट ईएमएफ। क्यों? क्योंकि जो भी करंट यहाँ से चलेगा उसको केवल एक ही बैटरी को पार करना पड़ेगा, सारी बैटरी को नहीं पार करना पड़ेगा, इसलिए नेट ईएमएफ तो E होगा। लेकिन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो नेट रेजिस्टेंस अगर ऐसे ऐसे M, ठीक है ना, ऐसे ऐसे अगर आपने M, ठीक है, M लाइन यहाँ पर आपने यूज किया है, यानी कि M रो, ऐसे ऐसे M रो आपने यूज किया हुआ है, यानी M लाइन 1 2 3 ऐसे ऐसे M लाइन है। तो टोटल रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? N, यानी कि स्मॉल r बाई n, सब पैरेलल है, तो नेट रेजिस्टेंस स्मॉल r बाई n और इसके साथ सीरीज में प्लस कैपिटल R, नेट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से नेट करंट भी निकाल सकते हो E बाई R करके, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे क्या कि अगर आपको करंट गेन चाहिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा हो, ये केस तो पहले वाला था जिसमें बड़ा था, लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा हो तो आप उसको पैरेलल जोड़ोगे तो आपको करंट गेन मिलेगा, तब आपको करंट गेन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल की बात। तो सीरीज में और पैरेलल में आपको एक लाइन बता दूं, यदि आपको पहला दो केस हो सकता है,